आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसे हम टोटल 15 ऑब्जेक्टिव सेट करवाएंगे आप लोग को, जिसमें 50-50 के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपके 6 to 8 क्लास में पूछे जाएंगे। 11-12 के लिए हम लोग जब एडवांस कंप्यूटर करेंगे उसमें उसके प्रैक्टिस सेट में हम लोग बनाएंगे। फिलहाल अभी जो क्लास है वो आपको दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के लिए भी और 11-12 के लिए भी, चूँकि बहुत सारे प्रश्न बेसिक लेवल के 11-12 में भी पूछे जाते हैं और साथ साथ 6 to 8 में तो बेसिक यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे इस तरह के। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा और कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजेंगे। ठीक है, तो ये सेट 2 है और साथ साथ आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अभी तक बहुत सारा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक है या जो हमारा मोबाइल नंबर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि डेटाबेस में फील्ड्स, अब फील्ड्स क्या होते हैं, जहां पे हम लोग रिकॉर्ड को डालते हैं, कोई भी डाटा को इंसर्ट करते हैं। जैसे देखिए, डाटाबेस में आप देखते होंगे एक रो होता है, एक क्या होता है, रो होता है, जिसको हम लोग टपल्स बोलते हैं। एक कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ये भी डाटाबेस में हमने आपको पढ़ाया था। रो को क्या बोलते हैं, टपल। ठीक है, और जो कॉलम होता है वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स कहलाता है। ठीक है, और ये जहां दोनों मिलते हैं तो ये वाला जो बीच का हो गया वो फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पे बोला डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए, तो फील्ड्स में कैलकुलेशन जब भी होगा तो अल्फाबेट डाटा का तो होगा नहीं, किसका होगा, अल्फा न्यूमेरिक का होगा नहीं, होगा किसका, तो न्यूमेरिक का। किसका होता है, जब भी कैलकुलेशन होगा, जब भी कैलकुलेशन करना होगा, तो जब भी कैलकुलेशन होता है वो किसका होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू का ही कैलकुलेशन होता है। याद रखेंगे, अल्फा न्यूमेरिक का नहीं होता है, की का भी नहीं होता है। किसका होता है, तो वो किसका होता है, तो याद रखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू का होता है। तो यही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में डाटा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप लोग को पता होगा, जो हम लोग डाटा डालते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट कहलाता है, और जो कंप्यूटर से निकलता है डाटा, चाहे वो मॉनिटर के रूप में हो, चाहे प्रिंटर के रूप में हो, चाहे वह स्पीकर के रूप में हो, वो आउटपुट कहलाएगा। तो जो भी कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करने का काम होगा, तो जो कंप्यूटर में जाने वाली डेटा है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ जवाब देते रहिए, क्लास बहुत ही आनंददायक होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं और इससे धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग PGDCA कोर्स कर रखे हैं, समान ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, तो उनको भी जो मिडिल सेक्शन स्कूल है 6 to 8 में मौका मिलेगा कंप्यूटर टीचर बनने का। चलिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो हम पहले क्लास में ही बताए थे, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट प्रोसेसर करता है। ठीक है, कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है CPU, जो कि प्रोसेस का कार्य करता है, जिसका कि फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो कि कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही कार्य है आपके डाटा को प्रोसेस करना। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण का कार्य कौन करता है, तो याद रखेंगे इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो CPU के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो CPU के द्वारा ही होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर क्या है। बिल्कुल पहला चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन सारे हैं। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक पावर मशीन है, एक मानव मशीन है, एक विद्युत मशीन है। तो हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है प्रोसेसर के माध्यम से, और फिर एक निश्चित आउटपुट देता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। कंप्यूटर की क्या विशेषता है और कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा है, निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो जरा आंसर बताइएगा, इसमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। अब पांचवा ऑप्शन नहीं होगा, पांचवा ऑप्शन हटा दिए गए हैं बीपीएससी के प्रश्न में। ठीक है, पांचवा ऑप्शन अब नहीं पूछे जाएंगे, 4 ही ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन, डेटा को स्टोर करने का कार्य है ही, डेटा संचयन ये भी है, डेटा संसाधन ये भी है। ठीक है, लेकिन डेटा का आकलन करना जो है ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर डी। डाटा आकलन का कार्य जो है, डेटा संकलन मतलब आपको डाटा को संकलन करता ही है। ठीक है, कंप्यूटर का तो कार्य है ही डाटाबेस के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के मदद से डाटा का संकलन तो होता ही है। अच्छा, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में भी करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश में भी होगा, अभी हिंदी में थोड़ा बहुत समझ लीजिए। ठीक है, आगे चल करके इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है उसे डेटा पर कार्य करता है। तो देखिए, जो भौतिक राशि बदलती रहती है वो तो डिस्क्रीट फॉर्मेट है, वो तो डिजिटल फॉर्मेट है, उसको तो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, यह एक अंगगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। क्या एनालॉग कंप्यूटर भाषा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर होगा क्या, बी नंबर ऑप्शन होगा सही, कभी नहीं होगा, चूंकि एनालॉग कंप्यूटर कोई भाषा नहीं है। निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना, ये भी निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना। ठीक है, हाँ, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का जो है ये कार्य है कि निम्न स्तर पे जो मशीन लेवल लैंग्वेज है 01 की भाषा बाइनरी, उस पे ये कार्य करता है। तो इसका आंसर निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहां पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन कह रहा था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल नहीं। कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं, कार्य पद्धति के आधार पे हमने बताया था 3 होते हैं, एक आपका एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तो आपका डिजिटल का एग्जाम्पल दे दिया, एक ये भी भाषा है नहीं। अब तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तर पर संप्रेषित, तो बिल्कुल ये लो लेवल लैंग्वेज पे ही कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ठीक है, ये सभी तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर दोनों गलत ही है। ठीक है, चलिए, हाँ, हिंदी में थोड़ा सा आप लोग को परेशानी हो रही होगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अभी फिर इंग्लिश मीडियम में भी सारे चैप्टर को आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी पहले हमने हिंदी मीडियम करवाया, अभी चूंकि फॉर्म भी नहीं आया है, फिर भी हमने बहुत सारा चैप्टर आपको कवर करा दिया है। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि हो सके, पेंटियम 4 या पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी।
तो देखिए जितने भी पीसी हैं उसमें ये सभी गुण होता है। सभी स्टाफ क्या होते हैं, वो स्वतंत्र कंप्यूटर अपने पास रखते हैं, वो पीसी ही कहलाता है। आप अपने घर में भी यूज करते हैं पीसी को। साथ ही पर्सनल कंप्यूटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। और हम लोग डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके, स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, और पेंटियम प्रोसेसर का नाम है, और ये आपके जो भी पीसी हैं उसमें लगे होते हैं। तो ये सभी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो कंप्यूटर के प्रकार में से हैं, ठीक है। सभी चैप्टर से यहाँ पे कंबाइन करके क्वेश्चंस डाला गया है। लैपटॉप क्या होता है, तो घर में आप यूज करते हैं, एक क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, ये तो होता ही है। कॉम्पैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर, कॉम्पैक एक कंपनी है, कॉम्पैक का नाम सुने होंगे, ये कंप्यूटर कॉम्पैक कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। तो कॉम्पैक द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये लैपटॉप क्यों नहीं, लैपटॉप कॉम्पैक बनाती है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, बिल्कुल लैपटॉप आ सकते हैं सूटकेस में, तो इसका ये गुण हो गया ये सभी। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या है आपको पता होगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी हमने बताया था, इसका स्पीड फ्लॉप में मापा जाता है। अभी विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर एक नंबर पे जो है वो एल कैपिटन है। क्या है उसका नाम है, एल कैपिटन, याद रखिएगा, ये अमेरिका का है, एल कैपिटन। दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है और एचपी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, एल कैपिटन। अभी वर्तमान में 2024 में ये आया था, ठीक है, एल कैपिटन याद रखिएगा। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं उसमें। यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम, बिल्कुल ये बहुत महंगी होती है, ये सामान्य घर में आपको नहीं दिखाई देगा, किसी राज्य या किसी देश के पास हो सकता है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल, ये सभी सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सभी सही, ठीक है, ये सभी सुपर कंप्यूटर में ये सब सारे गुण होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है, परम है भारत का फर्स्ट। परम बुद्धा बिहार का पहला जो है सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा, परम बुद्धा नाम है उसका, बिहार वाला का। और परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। चलिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, जहां भी नहीं रहे उसको घेरा कीजिए सर्वप्रथम। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता नहीं, ये जेब में आने वाला कोई कंप्यूटर नहीं है पाम टॉप, ठीक है। लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है लेकिन जेब में नहीं आ सकता, इतना भी ये छोटा नहीं होता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जेब में नहीं आता। पैमटॉप हल्का एवं जेब में आ जाएगा, नहीं। पैमटॉप सुपर कंप्यूटर, पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये भी सही है। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी कंप्यूटर जोड़ा जाए, ये भी सही है, ठीक है। चलिए, वही सही नहीं है। नेक्स्ट, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो आपको हमने बताया था इनपुट में जो कंप्यूटर में डाटा डालने का कार्य करता है, जैसे हमने बताया था आपको माउस। माउस क्या होता है, माउस क्या होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक, ये दो प्रकार के माउस होते हैं, हमने बताया था आपको, एक मैकेनिकल एक ऑप्टिकल, ठीक है। और ये भी आपका एक प्रकार से इनपुट हो गया। दूसरा आपका हो जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड मेन रूप से हो जाता है जिसमें 104 बटन होते हैं, क्वाड्री वाला जो कीबोर्ड हमने बताया था, ठीक है। तो ये सब जो यूज होता है वो इनपुट के रूप से मेन रूप से होता है। तो माइक्रोफोन, प्रिंटर, प्रिंटर यहाँ आउटपुट हो गया, तो ये नहीं होगा। स्कैनर, मॉनिटर, मॉनिटर यहाँ आउटपुट हो गया, ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है कि सर्वाधिक सामान्य इनपुट वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस। स्पीकर्स भी क्या होते हैं, आउटपुट होता है। डिजिटल कैमरा इनपुट होगा लेकिन स्पीकर्स आउटपुट हो जाएगा, इसलिए इस सब में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर आउटपुट है। लेकिन यहाँ पूछा इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड और माउस दोनों क्या है, इनपुट है।
इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है, जो टीवी के तरह स्क्रीन होता है वो कंप्यूटर का जो पार्ट होता है उसको मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मॉनिटर। तो सारे समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वो डिवाइस है आपका मॉनिटर। मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस का सेट है। निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो इसमें से कौन एक प्रकार का? अभी तुरंत हमने बताया था 2 प्रकार के माउस होते हैं, एक ऑप्टिकल दूसरा मैकेनिकल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्टिकल और जिसमें लाइट जलता है ऑप्टिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? ये सब एग्जाम पूछते रहता है। टोटल फंक्शंस की संख्या 12 होता है। टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। हमने बताया था प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंपैक्ट होता है, एक नॉन इंपैक्ट होता है। ठीक है, इंपैक्ट में क्या होगा, दोनों टच करेगा, नॉन इंपैक्ट में टच नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। इंपैक्ट प्रिंटर में होगा, किस में होगा, इंपैक्ट में, दोनों टच में होगा। प्रिंटर का जो हेड होगा और कागज दोनों संपर्क में रहेंगे। ठीक है, 15 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? ठीक है, तो जो कंप्यूटर में वो कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? तो देखिए DSL, USB, LAN ये सब नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये USB पोर्ट होता है। रैम जो होता है हमने बताया था आपको स्टैटिक मेमोरी के रूप में, नहीं 2 हमने बताया था आपको, एक मेन मेमोरी दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी में रैम रोम आता है, तो यहाँ मेमोरी दर्शा रहा है कौन, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी होता है। कई बार पूछेगा इनमें से कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब भूल जाने वाला, याद रखिएगा एक तरीका। यानी जब भी डाटा ऑफ होगा, लाइन काटिएगा, इसका बिजली कनेक्शन या लाइन कट गया तो सारा डाटा ऑफ हो जाएगा। यानी रन टाइम पे कंप्यूटर में जो आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या जब तक सेव नहीं करते हैं, जो मेमोरी काम करता है वो रैम कर रहा होता है। ठीक है, तो रैम याद रखिएगा मेमोरी से संबंधित, और ये एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कहां पे अस्थायी रूप से स्टोर होगा? जब पीसी में, तो अस्थायी रूप से स्टोर रैम में होता है, लेकिन अस्थायी रूप से जब हम स्टोर करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो यहां पूछ रहा है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जैसे MS वर्ड पे हम काम करते हैं, MS ऑफिस में काम करते हैं, तो उस समय जो मेमोरी काम करता है वो कौन सा मेमोरी काम करता है? तो अभी तुरंत हमने बताया वो जो मेमोरी है वो है आपका रैम। वो कौन सा मेमोरी है? तो वो है आपका रैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी तुरंत यही प्रश्न का जवाब पीछे भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना, क्योंकि टेप, देखिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है, सिक्वेंशली डाटा, आप जैसे पहले के ज़माने में कैसेट हुआ करता था, रील उसमें रहता था। जैसे अगर आपको 2 नंबर गाना सुनना है तो आपको पहले स्पीड में भगाना पड़ता था, तब दूसरे नंबर का गाना आप सुन सकते थे, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो सिक्वेंशली है। और जब CD आया तो आप डायरेक्ट 2 नंबर क्लिक करते थे, 2 नंबर का गाना बजना शुरू हो जाता था। तो ये अंतर होता है। तो ये इसलिए होता था क्योंकि वहां पे सिक्वेंशली एक्सेस मीडियम होता है। वो जो आपका जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं वो सिक्वेंशल एक्सेस मीडिया होता है, सीक्वेंस में रहता है। 1 नंबर गाना, 2 नंबर गाना, 3 नंबर गाना। तो अगर आपको 3 नंबर गाना सुनना है तो पहले 2 को आपको तेजी से भगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक टेप होते हैं प्रैक्टिकल नहीं है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? अभी तुरंत हमने बताया 2 प्रकार का, एक आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो याद रखिएगा 2 प्रकार की मेमोरी इसमें पाई जाती है। ठीक है, 2 प्रकार का कौन? एक मेन मेमोरी, दूसरा या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम रोम आता है, सेकेंडरी में कोई भी पेन ड्राइव, डीवीडी ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए, या हार्ड डिस्क वगैरह ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, कंप्यूटर में स्टोर कहां पे होता है? एएलयू। एएलयू तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करता है, क्योंकि एएलयू फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है? अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है इसका कार्य है गणितीय जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का। कंट्रोल यूनिट करता है कंट्रोलिंग का काम, सारे रैम सीपीयू का ही पार्ट है। रैम और मेमोरी और कंट्रोल यूनिट किस? एएलयू और मेमोरी यूनिट को कंट्रोल करता है। रैम स्टोरेज है, माउस ये तो इनपुट डिवाइस है। पूछ रहा है स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, तो सिंपल सा बात है, रैम क्या हो जाएगा आपका? स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चलिए आप लोग खुद बनाइए 21 का आंसर क्या होगा, खुद बनाइए तो 21 का आंसर क्या होगा? चलिए आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए। बिल्कुल सही, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है आईबीएम का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम कई बार पूछ देगा क्योंकि प्रोसेसर इसी का रहता है जनरली, आईबीएम कंपनी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? इसका जवाब दीजिए तो। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंटरफेस। ठीक है, यहां पे जो MIDI हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल पोर्ट। ठीक है, डिजिटल पोर्ट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल पोर्ट। ठीक है, सॉरी MIDI इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस, सॉरी पोर्ट की जगह इंटरफेस कर दीजिएगा, इंटरफेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI। कई बार पूछ सकता है MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, जो ये पोर्ट ही है एक प्रकार से। ठीक है, जो कि जितने भी साउंड से संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है वो MIDI पोर्ट से ही जोड़े जाते हैं। आप देखते होंगे पीछे में पिन जो लगा होता है, नहीं पिन जो जैसे साउंड बॉक्स वगैरह में जो पिन रहता है उसी को जहाँ पे एंट्री करता है उसमें आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है MIDI। ठीक है, तो वो हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा MIDI पोर्ट का यूज होता है। यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मोडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता है तो इसका कारण डैश हो सकता है। तो इंटरप्ट, पोर्ट, मेमोरी, कॉन्फ्लिक्ट, उपयुक्त तीनों। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों इसका कारण हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आप बताइए, आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे सिस्टम तो उसमें कुछ लगाते हैं UPS जिसको बोलते हैं।
यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बाईस नंबर क्या था जो नहीं समझे आप, वही बता। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। कई बार यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ देगा। अनइंटरप्ट यानी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, कटेगा नहीं लाइन, पावर सप्लाई करते रहेगा। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। चलिए आपका 22 नंबर क्या था? ये संगीत साउंड कार्डों को कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ठीक है, यानी संगीत से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप कंप्यूटर में डालेंगे, चाहे आप कुछ भी साउंड बॉक्स या कुछ भी डालेंगे, तो वहां पे MIDI पोर्ट होता है। ठीक है, तो MIDI पोर्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस उसको बोलते हैं। इंटरनेट पे सर्च मार लीजिएगा, हम उतना अभी क्या बता दें, अब उसका इमेज तो हमने ले नहीं रखा है। MIDI पोर्ट आप देख सकते हैं, अगर गूगल पे सर्च मार के देखते हैं, अगर दिख जाए तो आपको दिखा दें। देखिए अब दिख रहा होगा, इस तरह का पोर्ट आपको रहता है लगा हुआ। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, वही चीज हम अभी आपको बता रहे थे, पिन उसमें डालने वाला रहता है, यही MIDI पोर्ट है। ठीक है, अब समझ लग गया होगा। इस तरह का पोर्ट देखते होंगे जो साइड में लैपटॉप में डालने का रहता है, लेकिन जनरली हम लोग यूज करते नहीं इसको। समझ में आ गया MIDI पोर्ट क्या होता है? ठीक है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कैसीनो वगैरह अगर बजाना है आपको, तो उसके लिए उस पोर्ट में डालिएगा, लैपटॉप के पोर्ट में, तो साउंड मिक्सिंग साउंड वगैरह जो करता है उसी पोर्ट के माध्यम से लैपटॉप में होता है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड में CPU लगा होता है, चिप, माइक्रो प्रोसेसर, वीडियो, मोडेम, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है। हार्ड डिस्क तो आप अलग से लगाते हैं। वीडियो फॉर होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, खास करके ये मॉनिटर वगैरह को कहा जाता है। मोडेम भी आप पोर्ट में लगाते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जिससे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो आपके मदरबोर्ड में डाला जाता है, लगाया जाता है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका 25 का C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में 6 to 8 में जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सब को आप स्किप नहीं करेंगे मेरे समझ से। जितना भी टेस्ट हमने जो भी सेट डाला है उसको भी जरूर आप लोग एक बार वीडियो सहित देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न अगर पूछे गए तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था, जब हम प्रोग्राम को चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, एल्गोरिथम वगैरह पढ़ाया उसमें हमने बताया था। और खास करके ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डाटाबेस में आपने पढ़ा था, उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लो चार्ट। तो याद रखिएगा, फ्लो चार्ट क्या उसको कहा जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बनाया जाता है, जिसमें एंटिटी रिलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स को दर्शाया जाता है। तो ये सब हमने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट, छोटे बच्चों को ग्राफिक
रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो भाषा होती है जो बच्चों को कंप्यूटर ग्राफिक का रेखानुकृति की शिक्षा देने में यूज होता है, वो भाषा लोगो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग लोगो कहते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोगो हो जाएगा। बच्चे को समझाइएगा, कभी समझ में आएगा उसको? पायलट समझ में आएगा? कोमल कोई भाषा नहीं, ऐसे नाम कुछ दे दिया आपको, ठीक है, तो उसको लोगो कहा जाता है। उसके बाद ये सब कंप्यूटर की भाषा चैप्टर से है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो हमने बताया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन वैज्ञानिकों की भाषा है, फोर्ट्रन जिसको हम लोग बोलते हैं। मैथमेटिक्स में या वैज्ञानिक पद्धति में या विज्ञान की भाषा में फोर्ट्रन भाषा का यूज होता है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है इसमें से कौन सा? तो वैज्ञानिकों के लिए जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो फोर्ट्रन किया जाता है, ठीक है, फोर्ट्रन। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ देता है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? बताइए, ऑप्शन में से अभी तुरंत हमने बताया, बता दीजिए, बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो उसका उपयोग अभी हमने बताया था विज्ञान के क्षेत्र में। कहां पे होता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल कॉमन बिजनेस लैंग्वेज है ये, ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज, ये सब हमने बता रखा है आपको जब मैं भाषा पढ़ा रहा था कंप्यूटर की भाषाएं, उसमें कोबोल एक प्रकार का क्या है? व्यवसायिक कार्य के लिए इसका यूज होता है, क्योंकि इसके नाम में ही कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसायिक कार्य के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब हमने बता रखा है, आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। तो उसमें दो ही होता है, एक 0 और दूसरा 1। एक को हम लोग बोल सकते हैं ट्रू, एक को फॉल्स या ऑन ऑफ, बस 1 ऑन हो जाता है, 0 ऑफ हो जाता है। तो बाइनरी बाय मतलब ही होता है दो। तो बाइनरी चॉइस कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो एक बाइट होता है किसके बराबर? एक बाइट होता है, आप ही लोग बताइए किसके बराबर होता है? तो एक बाइट इक्वल टू हमने बोला था 8 बिट। 8 बिट, 4 बिट का एक निबल होता है और 8 बिट का एक बाइट होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अभी तक जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, नीचे दिए गए जो लिंक में नंबर चल रहा है उससे आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं, या फिर कंपटीशन हब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको पूरा कोर्स अच्छे से करवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, रिजल्ट बनने का फुल गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेकिन बजाबते पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना होगा मेरा। चलिए, 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? देखिए, हमने बताया था कि 1000 लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है 1 केबी। 1 केबी, और तो इसको हम 1000 मान सकते हैं, 1000, ठीक है। उसके बाद इसको आप 1024 को 1000 भी दे देते हैं राउंड फिगर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 1 केबी, और 1 MB बराबर होता है आपका 1000 केबी। 1000 केबी, ठीक है। 1 MB बराबर क्या होता है? मेगाबाइट इक्वल टू 1000 केबी, यानी 1024 केबी होता है, लेकिन 1000 हम लोग राउंड फिगर मान के चल रहे हैं। तो 1000 केबी हो गया, और 1 केबी किसके बराबर है? तो वो है 1000 बाइट के बराबर है। तो ये टोटल 1000 केबी और 1 केबी हो गया 1000 बाइट के। तो इसको अगर बाइट में बदलना होगा तो ये हो गया आपका 1000 गुने 1000 बाइट, ठीक है, 1000 गुने 1000। चूंकि यहाँ बाइट में ऑप्शन है तो यानी 10 पे पावर 6 बाइट हो गया, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 3 3 6 बाइट हो गया, इतना बाइट के बराबर होता है। और 10 लाख को यहां देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख को क्या कहा जाता है? 1 मिलियन कहा जाता है। 10 लाख को क्या कहा जाता है? 1 मिलियन। और 100 करोड़ को यानी 1 अरब को 1 बिलियन कहा जाता है। पिछले लेक्चर में भी सेट 1 में भी हमने बताया था आपको 1 करोड़ को 1 अरब को क्या कहा जाता है? 1 बिलियन। और 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता, नहीं बोलता इतना मिलियन फॉलोअर हो गया, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख के बराबर होता है। तो टोटल ये कितना मिलियन के बराबर हो गया? तो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है 33 का सी। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से। सॉरी, ये बिट 1024 बाइट हमने दे दिया। बाइट में एक्चुअली बाइट 8 का होता है, ये बिट होता है। 1000 बिट इक्वल टू 1 KB, ठीक है। 1 मिलियन यहां पे ठीक है, यही होगा 1 मिलियन बाइट्स ही होगा, 1 मिलियन बाइट ही होगा, ठीक है। 1 मिलियन बाइट, ठीक है। 33 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगा बताइए? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। बिल्कुल, सबसे छोटी इकाई हमने बताया था जब पढ़ा रहा था, तो उसको बिट कहते हैं। और बिट जो फॉर्मेट होता है ना, बिट वो बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है आपका बिट। यहां से BI लिया जाता है और यहां से लास्ट वाला T लिया जाता है। तो बाइनरी डिजिट को ही बिट कहा जाता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है। और 8 बिट का 1 बाइट होता है, 4 बिट का 1 निबल होता है, और 1000 बाइट का 1 KB होता है, 1024 का। इसलिए जब आप लोग नेट पैक डलवाते होंगे तो 1 GB देता है, यानी वो 1024 MB के बराबर होता है। और 1024 MB जो होता है, और उसमें 1 MB 1024 KB के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई बिट होता है, तो ये याद रखिएगा। तो 8 बिट का 1 बाइट होता है, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और फिर 1 MB जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है। और आपका 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। तो कई बार ये भी सीरीज करने के लिए पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट, कितना बाइट मिला करके, देखिए यही क्वेश्चन पूछ दिया, कितना बाइट मिल करके 1 किलोबाइट होगा? तो 1024 बाइट मिल करके 1024 बाइट मिल करके क्या हो जाएगा? 1 KB हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, ठीक है। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है सबसे पहले फैच होता है, फिर उसका डिकोड होता है, फिर लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। ये याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन का कार्य क्या होगा? लास्ट में होता है। और सबसे पहले फैचिंग होगा डाटा, उसके बाद डिकोड होगा, तो FDA, ठीक है, एग्जीक्यूट। ये याद रखिएगा एक ट्रिक से, पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम कोई हार्डवेयर से संबंधित डिवाइस, आउटपुट या पेरिफेरल्स डिवाइस लगाते हैं कंप्यूटर में, तो उसके साथ साथ हम लोग उसका यूटिलिटी ड्राइवर बोलते हैं, ड्राइवर डालिए तब काम करे। जैसे प्रिंटर आप लगाते हैं तो जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो आपको शो नहीं करता है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके प्रयोग के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है वहां पे, जिसको हम लोग ड्राइवर भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो यूटिलिटी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शंस करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कनेक्ट करते हुए यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शंस करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूजर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए और हार्डवेयर को, सबको क्या करता है, एक इंटरफेस देता है, तो वो कहलाता है आपका। ऐसे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है तो हम यहां पे एग्जैक्ट आंसर क्या देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है। ठीक है, तो कई बार जब हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसमें कई तरह के बग आ जाते हैं या सही से काम नहीं करता है, तो हम बोलते हैं पैच वर्जन उसमें डालिए, पैच डालिए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है पैच, याद रखिएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, पैच। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः कोई प्रोग्राम आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो उस समय हम लोग उस सॉफ्टवेयर के लिए पैच डालते हैं। ठीक है, तो बिना चार्ज उपलब्ध होता है, उसको पैच कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बैकअप क्या होता है, बैकअप जान ही रहे, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, बिल्कुल नहीं, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना इंग्लिश में लिखा हुआ। ठीक है, करना, तो यही हो गया आपका बैकअप, जहां मूल स्टोर है उसके अलावे अलग में सारे डाटा को स्टोर करना। डायल अप इंटरनेट एक्सेस एक का लाभ निम्नलिखित है, यह एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। बिल्कुल, डायल अप कनेक्शन में हम लोग ब्रॉडबैंड के माध्यम से तार कनेक्ट करके जोड़ते हैं इंटरनेट को, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जुड़े होते हैं, तो आपको हमने बताया था, उसको बोलते हैं बस। बस में क्या होता है, एक ही केबल से सारे टर्मिनल्स उसमें जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं बस। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब हमने आपको बता रखा है। उसके बाद सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर डैश से बनता है। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं वो नेटवर्क का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, नेटवर्क बनेगा। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से क्या बनता है, तो वो नेटवर्क बनता है। और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कॉर्पोरेटर डैश के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो सारे छोटे छोटे लेंस वैन के माध्यम से, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जाते हैं, जिसको कि हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। तो वैन यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो हमने आपको बताया था
जो सिंगल साइट नेटवर्क है एक जगह का लोकेशन का, वो उसको हम लोग कहते हैं लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बाकी ये सब सारे अलग चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो बिना कहते आपको जरूरत नहीं है और कोई अज्ञात व्यक्ति आपको भेज दे, उसको स्पैम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो आप लोग को पता होगा HTML, उसको क्या कहते हैं? HTML भाषा। ठीक है, HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म, और इसी से आपका वेब पेज डिजाइन किया जाता है HTML। कई बार वेब पेज खोलेंगे, राइट क्लिक करके सोर्स कोड डालेंगे तो HTML का कोड आपको दिख जाएगा। उसको कॉपी करके सेव करके आप फिर से उस पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये क्या है? छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जरा बताइए, सोचिए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है? छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम, कुकीज, देखिए उसको फ्लैश कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश कहा जाता है। वो जो घूमते रहता है वो जो है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप खोलते हैं तो एनिमेशन रहता ना, जैसे घूमते रहेगा कोई चक्री या बढ़ते रहेगा, तो वो फ्लैश कहलाता है, वो फ्लैश कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो चल के अपना 100% पे आता है तो वो शो कराता है, या फिर राउट घूमते रहेगा आपका पूरा चक्री, जब पूरा ग्रीन हो गया, जैसे व्हाट्सएप का इमेज खोलते हैं तो धीरे धीरे घूम करके ग्रीन पूरा होता है तो आपको दिखता है, तो वही चीज है यहाँ फ्लैश कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है जब इसका आकार हाथ जैसा, आप देखते होंगे जब पॉइंट होगा हाथ जैसा आपका एक आकार इस तरीका का दिखेगा। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो हाइपर लिंक होता है। क्या होता है? वो हाइपर लिंक रहता है, फिर दूसरा पेज खुल जाएगा, उंगली का साइन दे करके रहता है, हाइपर लिंक उसको बोलते हैं। ठीक है, वो हाइपर लिंक होता है। तो इस प्रकार से टोटल हमने 50 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव आपको कराए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, खास करके 6 to 8 में। 11-12 में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले फिलहाल मैं अभी आपको सीरीज वाइज पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूं, और बेसिक के चैप्टर हमने पढ़ा है, कुछ एडवांस के भी चैप्टर हमने पढ़ाया, तो धीरे धीरे आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का निश्चित रूप से प्रयास कीजिए। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको पूरा मटेरियल पेपर 1 जो आपके जीके जीएस का सेक्शन है, जिसमें कि 8 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के, 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के, और 8 क्वेश्चंस आपके साइंस के पूछे जाते हैं। 40 नंबर वहाँ के पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोनों मिला के आपको पास करना होता है। तो निश्चित रूप से आज का क्लास आपके लिए फ़ायदा कारक होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। आपको यह चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा, खास करके कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।